नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो है बन्नी घास। गाजर घास तो आपने कई बार सुनी है, पर क्या आपने गुजरात के कच्छ की बन्नी घास के बारे में सुना है? और यदि नहीं सुना है तो आज हम इसकी बात करेंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है, एनजीटी क्या होता है और इस घास के बारे में हम आज क्यों बात कर रहे हैं। तो यदि हम बन्नी घास की बात करें तो रण ऑफ कच्छ के इलाके में ये पाई जाती है और इसका वर्तमान में जो वहां की इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र है, उस प्राथमिक मापदंड को मापते हुए इसके चारागाह के रूप में इसे फिर से क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां मिट्टी की कई विशेषताओं का विश्लेषण भी किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या है इस बन्नी घास के मैदान में। और इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि बन्नी घास का जो मैदान है इसे पुनर्स्थापना की संभावना है और इसे अलग अलग श्रेणी में डिवाइड भी किया गया है। अब क्या डिवाइड किया गया है, ये क्यों है विशेषता बन्नी घास का मैदान? तो इस घास का 36% एरिया बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। 28% क्षेत्र उपयुक्त है, ठीक ठाक है। 27% क्षेत्र मीडियम टाइप का है। 7% क्षेत्र मामूली रूप में है और 2% को क्या किया जा सकता है, पुनर्स्थापना किया जा सकता है, इसे रिहैबिटेट किया जा सकता है। अब अत्यधिक उपयुक्त और जो उपयुक्त रीजन है, ये क्षेत्र जल स्रोतों अर्थात सिंचाई और वर्षा जल के साथ आसानी से क्या किए जा सकते हैं, पुनर्स्थापित किए जा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा ये जो जल का कटाव है और नमकीन पानी से बचाव है, ये करते हैं। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती जैसी तकनीकों को क्या करते हैं, ये प्रतिबंधित कर सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसीलिए ये घास के मैदान विशेष है। इसके अलावा 2021 में जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 6 माह के भीतर गुजरात के बन्नी घास के मैदान से सभी अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं, चूंकि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 2023 में केंद्र सरकार ने इस गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास के मैदान में किसके संरक्षण के लिए, चीता संरक्षण के लिए भी काम किया है। तो अच्छी बात है, इसका हमें संरक्षण करना है जो रण ऑफ कच्छ के इलाके में। इस घास के बारे में और जानकारी की बात करें तो ये कहां पर है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहां भूमि पे हजारों सालों से सिंधु और अन्य नदियों ने अपने सेडिमेंट, अवसाद, तलछट जमा किए हैं, तो ये कीमती है। इसके अलावा ये एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बन्नी घास के क्षेत्र को 2 भागों में मौजूद है, एक तो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए और आर्द्र भूमि और मैदान के क्षेत्र में। यहां क्या पाए जाते हैं, तो इस बन्नी घास के मैदान में बन्नी भैंस पाई जाती हैं, कॉन्करेंज मवेशी पाए जाते हैं, एशियाई गधे पाए जाते हैं जिसका नेशनल पार्क भी यहां है। इसके अलावा ऊंट और घोड़ा भी पाए जाते हैं। ऊंट ऐसे पाए जाते हैं जो नदी या जो जल है, खारा पानी, इसमें तैरते हैं, चलते हैं, इन्हें खारकाई ऊंट कहा जाता है, इसलिए भी ये विशेष हो जाते हैं। इस रीजन का सांस्कृतिक महत्व भी है, कल्चर इंपॉर्टेंस भी है, चूंकि यहां 20 से अधिक खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जनजातीय समुदाय यहां रहते हुए नजर आते हैं। जैसे जो पेड़ पौधों को पालते हैं और वन पर जीवित हैं, इन्हें मालधारी कहा जाता है। दूसरे जाट भी यहां रहते हैं। अब ये जो बन्नी घास के मैदान है, ये पेड़ पौधों से आच्छादित है, अर्थात ये अच्छे कार्बन के भंडार हैं। जलवायु जो परिवर्तन है इसको कम करने में इंपॉर्टेंट और इनका परागण करने में भी ये योगदान दे देते हैं। इसके अलावा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चिरबत्ती और भूत रोशनी जैसी विशेष नृत्य प्रकाश की घटनाएं रात के समय देखी जा सकती हैं, तो ये इसे और विशेष बनाता है। इसके अलावा इसे आरक्षित की यदि हम बात करें, आरक्षित वन की स्थिति, तो 1955 में हाईकोर्ट या न्यायालय ने इस घास के मैदान को रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया था और 2019 में एनजीटी ने इस घास के मैदान में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है उन सबको हटाने के आदेश दे दिए थे।
इसीलिए अब हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो यदि हम इसके महत्व के बारे में देखें तो वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने बन्नी घास के मैदान की पहचान में अंत में यहां पर चीतों के संरक्षण की बात कही है और चीतों को लाने की भी यहां पर बात चल रही है। इस घास के मैदान को दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्रों में देखा जाता है और एशिया का तो सबसे बड़ा पारितंत्र है ही। यहां की जलवायु कैसी है? तो यहां की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की नजर आती है। इसके अलावा यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो जाता है और बहुत कम हल्की फुल्की बारिश होती है। समुद्र के पानी के कारण जल की उपस्थिति दिखाई दे देती है, इसलिए यह क्षेत्र विशेष हो जाता है। इसके अलावा और डिटेल की बात करें तो विविध या द्विविध प्रभावित दिखाई देते हैं। ये आर्द्र भूमि भी है और यहां घास के मैदान भी है, जो वेटलैंड भी है और ग्रासलैंड भी है। यहां पर बहुत कम पेड़ पौधे हैं, पर जो भी हैं वो सब वर्षा पर डिपेंड दिखाई देते हैं। यहां पर चराई पर प्रतिबंध लगाया गया है, चूंकि पेड़ पौधे से खा जाएंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस दिखाई देता है। इसके अलावा जो पौधे नमक में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे हेलोफाइट कहते हैं। तो यहां हेलोफाइट पौधे ज्यादा दिखाई देते हैं। बहुत प्रकार के पशु भी मिलते हैं, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, जंगली सुअर, गोल्डन जैकॉल, खरगोश मिलता है, भेड़िया है, बिल्ली है, रेगिस्तानी लोमड़ी है, ये सब पाई जाती है। तो ये कच्छ के वन्य जीव अभ्यारण्य और जो क्षेत्र है इसे और महत्वपूर्ण करता हुआ नजर भी आता है। अब हाईलाइट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो खतरे होंगे। खतरा सबसे ज्यादा किस चीज का है? तो पशुओं को चराया बहुत ज्यादा जा रहा है, इससे यहां दबाव बढ़ रहा है। मिट्टी में लवणता, सैलिनिटी बढ़ रही है, चूंकि समुद्र का पानी लगातार आ रहा है, पानी कम गिरता है, जलवायु परिवर्तित हो रही है और डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। इसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है इसे एशिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्र भी माना गया है, घास का मैदान भी माना गया है और यहां चारागाह के पुनरुत्थान के लिए अब कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि 2030 तक यहां पर फिर से बहाली हमें करनी है और घास के मैदान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाना है। यहां कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किए जाएंगे। तो अच्छी बात भी है, चीता भी लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। 2019 में बन्नी घास को बहाली करने की प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। यहां की जो मालधारी समुदाय है, ये आप देख सकते हैं, ये मालधारू समुदाय है जो यहां पर चरवाहे हैं, चराने का काम करते हैं। तो बेसिकली यही मालधारी बन्नी में रहने वाले आदिवासी समुदाय है। खाना बदोश जीवन जीते हैं, पूरे गिर के क्षेत्र में इधर उधर जाकर अपना काम करते हैं। इसके अलावा मालधारी का अर्थ होता है पशुओं का भंडार करने वाले, माल का रखवाली करने वाले जो लोग हैं इसे मालधारी कहते हैं। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट सभी चीज को पाल लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क इसके आसपास दिखाई देता है, जो किन लोगों का घर है? तो जो मालधारी का घर कहलाता है। अब बात करते हैं एनजीटी की, जिसने बात भी रखी है कि भैया सबको बाहर करो। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहलाता है और इस अधिकरण के अधिनियम 2010 के तहत इसे वैधानिक निकाय घोषित किया गया है। इसकी स्थापना मूल रूप से कब की गई थी? तो 2010 में की गई थी, एक पर्यावरणीय न्यायालय के रूप में की गई थी। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा हरित न्यायाधिकरण या पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाने वाले दो और देश कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और विकासशील देशों में पहला देश भारत ही है जिसने हरित न्यायाधिकरण या पर्यावरण न्यायाधिकरण बनाया। जबकि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसकी बेंच का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका नई दिल्ली में है। इसके अलावा 4 अन्य बेंच हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी। तो भोपाल में भी है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, आखिरकार इसका एरिया क्या, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, क्षेत्राधिकार में क्या आता है? तो एनजीटी याद रखिएगा, एनजीटी अधिनियम के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध पर्यावरण से संबंधित कितने कानूनों के तहत? 7 कानूनों के तहत इसे दीवानी मामले के तहत है। और ये 7 कानून कौन कौन से जिसमें ये काम कर सकता है? पहला है जल अधिनियम 1974, यदि कोई प्रदूषण कर रहा है उसके रोकथाम और नियंत्रण वाला काम। फिर जल उपकर अधिनियम 1977, वन अधिनियम 1980,
वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 और लास्ट में जैविक विविधता या जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह काम कर सकता है। आखिरकार टारगेट क्या है, आखिरकार उद्देश्य क्या नजर आते हैं? तो एनजीटी बेसिकली किसके लिए काम करता है? तो पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करता है और जो भी मामले हैं उन मामलों को जल्दी से निपटाने का काम करता है, फटाफट कंप्लीट करने का काम करता है और पर्यावरणीय मामलों में ये मुआवजा भी दिलाता है। याद रखिएगा, जो भी नुकसान हुआ उसका क्या दिलाता है? मुआवजा भी दिलाने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी विवाद चल रहे हैं उनको एक कंटिन्यू रखता है, सतत रूप में रखता है और उन्हें हल करता है। इसके अलावा इसके जो कुछ इसके एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। याद रखिएगा, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ मेंबर होते हैं। एनजीटी में मिनिमम कितने? तो मिनिमम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, अच्छा काम करता है। इसके अलावा एनजीटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए अपने पद को धारण करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्यक्ष हो या सदस्य हो, सभी की क्या हो सकती है? पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। कोई भी फिर से रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है। और कौन करता है? तो केंद्र सरकार में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से ही एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये पूरा कारवां था और यही है, विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने देखा बन्नी घास का मैदान जो गुजरात कच्छ के रण में दिखाई देता और ये बहुत महत्वपूर्ण भी। और ऐसी तात्कालिक जानकारियों के लिए आपको लगातार जुड़े रहना है। उत्कर्ष क्लास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।